लेकिन आपने कहा था 277 इज द नंबर। जाजेब 277 हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अमरीकी सदर यानी कि प्रेसिडेंसी नाम हुई डोनाल्ड ट्रंप की। 47वें सदर बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। और कैमला हैरिस जो इस रेस में थी, मुकाबला उन्होंने खूब किया, लेकिन उनका सफर यहीं पर तमाम हुआ। तो आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप मुतवातर तो नहीं, लेकिन दूसरे ऐसे सदर हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव टर्म हासिल नहीं की। इससे पहले 1880 में हमने उस दिहाई में देखा था कि ग्लोवर क्लीवलैंड बने थे, मुतवातर टर्म्स ही मिले थे, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह एजाज हासिल किया है। 2016 की विक्ट्री के बाद अब हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप 2024 में एक बार फिर अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं। मतलूबा नंबर 270 का था, उन्होंने उससे ज्यादा नशिस्तें, और अभी तो मजीद नताइज भी आएंगे, तो ये बाद में जाके पता चलेगा। और भी ऊपर जा सकता है। हाँ, जाहिर जब पूरे रिजल्ट कंपाइल होंगे तो पता चलेगा कि टोटल नंबर कितने हासिल किए। लेकिन जो जीत के लिए दरकार था 270, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे क्रॉस कर लिया है। तो अब विक्ट्री यकीनी क्या बल्कि विक्ट्री उनकी हो गई है। और कैमला हैरिस डेमोक्रेट की उम्मीदवार, बहुत मेहनत की उन्होंने और बहुत कम टाइम में, क्योंकि जो बाइडन पहले इस रेस में थे, बीच में कैमला हैरिस को इंडक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कवर किया, बहुत अच्छी कैंपेन उन्होंने चलाई, और इसके बावजूद भी वो इस रेस से अब बाहर हो गई हैं। अमेरिका की नायब सदर ये इलेक्शन नहीं जीत सकी। तो चलें जी, अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से कामयाब हो गए हैं। इस वक्त उनकी नशिस्तों की तादाद है 277। पहली बार ऐसा होगा अमेरिकी हिस्ट्री में कि एक कन्विक्टेड शख्सियत प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस में जाएंगे, और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही वो वहां पर जाएंगे खुद को प्रेसिडेंशियल पार्डन भी दे देंगे, तो उनका वो काम भी आसान हो जाएगा। प्लस जिस तरीके से सदफ अभी बता रही थी कि हाउस में भी उनको बर्तरी हासिल हो गई है, सेनेट में भी बर्तरी हासिल हो गई है, तो वो जो फैसला साजी का अमल है उसके अंदर भी काफ़ी उनको आसानी होगी। इस वक्त कैमला हैरिस की नशस्तों की तादाद है जो उनको वोट मिले हैं वो 226 हैं सदफ। तो अब ये है कि कुछ ही देर में, मतलब काफ़ी सब्र किया है वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सब्र किया, बिकॉज हम तो समझ रहे थे वो बहुत पहले आकर जो है अपनी विक्ट्री अनाउंस कर देंगे। लेकिन एक बार फिर से साउथ एशियन यहाँ पर सबकत लेगा अशफाक। साउथ एशियंस ने, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, जिसमें इंडियंस भी हैं, उन्होंने पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी। उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर भंगड़े डालने शुरू कर दिए थे जब हम कह रहे थे भाई इट्स टू अर्ली, लेकिन उनको जीत का यकीन था। साजिद तारर साहब भी हमारे साथ में बात करते हैं। ये आप फ्लोरिडा से मनाजिर देख रहे हैं। अब से कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप जो कि जीत चुके हैं अमेरिकन इलेक्शन, वो यहाँ पर आएंगे और विक्ट्री स्पीच देंगे। सब इंतजार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। एंड इससे पहले एलन मस्क ने भी अनाउंस कर दिया था। कि मैं देखना चाह रहा था कि ये कौन सी अभी रियासत है जहाँ पर उन्होंने स्विंग स्टेट जहाँ से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। पेंसिल्वेनिया थी लास्ट, पेंसिल्वेनिया थी, तो वहाँ तक पहुँचा था 267 तक, और 267 और 10 277 की बात, यानी कि 10 की कौन सी रियासत हो सकती है? विस्कॉन्सिन प्रोबेबली। It doesn't matter to be honest. What difference does it make? जो होना था वो हो गया जी। इलेक्टोरल वोट्स पहुंच गए 277, और ये तादाद आगे बढ़ सकती है अगर मजीद जो रियासतें अगर उनके वोट भी हासिल करते हैं तो फिर ये है कि ये तादाद और बढ़ सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये एजाज़ हासिल हो गया है कि वो अमेरिका के एक बार फिर से सदर मुंतखब हो गए हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स में ना सही, लेकिन उसके अलावा वो मुंतखब हो गए हैं। और अब लेट्स सी, तो वो जो धांधली के हवाले से उनके जो कंसर्न्स थे, जो बाकी डीप स्टेट के हवाले से कंसर्न्स थे, वो सारे कंसर्न्स उनके अब गलत साबित हुए। तो अब ये है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स डोनाल्ड ट्रंप ये विक्ट्री उनके नाम रही। और इससे पहले उनके ऊपर कातिलाना अटैक भी हुआ और जिसमें वो बाल बचे, और वो एक टर्निंग पॉइंट यूं भी साबित हुआ। उसके बाद उन पर एक और अटैम्प्ट हुई जिसके बारे में इट्स नॉट येट क्लियर कि एक्चुअली वो अटैम्प्ट असैसिनेशन की थी या क्या थी, लेकिन उसने भी बड़े अलार्म रेज किए थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं वो बड़े तजाद रखते हैं, बड़े मुतनाज़े बयानात देते हैं। समटाइम्स वो उससे ऐसा लगता है जो मुंह में आता है। हाँ बिल्कुल, और उसके समटाइम्स उससे यू टर्न भी ले लेते हैं। हम बहुत सारे शिफ्ट भी उनकी, लेकिन एक जो पॉलिसी है इमिग्रेंट्स के हवाले से, वो उस पे हमेशा से एक ही पॉइंट वॉल बनाने के हवाले से बिल्कुल नुक्ता नजर उन्होंने रखा। वो कहते हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे, जबकि कैमला हैरिस ने काफी शिफ्ट किया इस पॉलिसी से मुताबिक। वो बड़े एम्बिग्यूटी के साथ आगे बढ़ती रही इस पॉलिसी को लेकर, जिसकी वजह से भी उन्होंने लूज किया है। मैं वो जो बात कर रहा था कि ऑकवर्ड हैंडशेक्स इधर उधर, वो आपने देखा कि बड़े इंटरेस्टिंग उनके स्टेटमेंट्स, फिर जो है वो अनऑर्थोडॉक्स उनके डिसीजंस जो लिया करते थे, जैसे किम जोंग उन से मिलने का फैसला, सहाफ़ी से जिस तरह से मुखातिब होते थे, फिर लीडर्स के साथ खड़े होकर आगे जाने के लिए थोड़ा बहुत धक्का दे दिया, इस तरह की चीज़ें।
जो कोविड के में बड़े मुतनाज़े बने डोनाल्ड ट्रंप, कोविड की वैक्सीनेशन और डॉक्टर फॉची जब आकर ब्रीफिंग दिया करते थे तो बहुत सारे सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप उठाते थे सहाफ़ियों से पहले, और वो बड़े शक की निगाह से देखते थे सारी सूरत हाल को, और अभी भी उनका बड़ा स्टांस डिफरेंट रहा जी। तो अब लेट्स सी इस बार क्या फैसला करते हैं, किस तरीके से ये मुफीद साबित होते हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि वो साजिद तारड़ साहब तो कह रहे थे कि उम्मीदें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको याद है सदफ अब्दुल जब्बार तहरीक इंसाफ ने बड़ी उम्मीदें, लतीफ़ खोसा साहब बड़ी उम्मीदें लगा के हमारे शो में आके उन्होंने इंकशाफ किया था कि नवंबर को सिर्फ एक वापसी नहीं होगी। हालांकि ये बात सदफ ने भी उन्हें समझाई थी कि भाई उनकी आमद तो हो जाएगी लेकिन जनवरी में वो बाज़ाब्ता तौर पर यह ओहदा संभालेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंडिकेटर्स और खासतौर पर ऑप्टिक्स और ज़ाहिर प्रोटोकॉल उनको सारा मिल जाएंगे हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, और इसका वो बार बार इजहार करते नजर आए, जबकि जो उनकी बहन है बानी पीटीआई की वो बड़ी डिफरेंट बात कर रही थी कि भाई ऐसे नहीं होता है, इस तरह नहीं होता है। लेकिन ये तो साजिद तारड़ साहब ने भी कहा था कि ऐसे नहीं होता है, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि ऐसे होता है। अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी मिसालें दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने डोनेशंस दिए हैं बड़ी तादाद में, तो हो सकता है वो किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस डाल सके, हो सकता है एक स्टेटमेंट कोई वो इस हवाले से दे, या फिर वो पाकिस्तानी नारे लगाएंगे हमारा चंदा वापस दो। सो खैर ये सारी सूरत हाल है, लेकिन जो सिचुएशन बड़ा मैटर करती है वो गाज़ा की है, वो फ़लस्तीन की है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं वो अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं इस वॉर को तो बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। सो ये कोई बड़ी अलार्मिंग सा उनका ये बयान था, क्योंकि वो इससे ये इंडिकेट नहीं कर रहे थे कि वो कोई सीज़ फायर आके करा देंगे। उनकी नज़र में वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, इसराइल भरपूर तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और इस वॉर को ख़त्म करे। सो ये जो बयान था, अब इसको वो किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे ये देखना होगा। लेकिन एक बात तय है, अमेरिकन्स जो यूथ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया इन फेवर ऑफ फ़लस्तीनी, जो वहाँ पर जो गाज़ा में जो सूरत हाल है उस हवाले से, और इसी वजह से हमने काफ़ी पॉलिसी शिफ्ट भी देखी। कमला हैरिस जब बयान देती थी, जब स्टेटमेंट देती थी गाज़ा सिचुएशन के हवाले से, अब वो ये कहती थी कि वो सीज़ फायर की हामी है। और लेट्स सी अमेरिका जो कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाल सकता है इस खत्ते में, मिडिल ईस्ट के खत्ते में सिचुएशन को टर्न ओवर करने में, वो अभी तक ये डिसाइड किया हुआ है कि उन्होंने इसराइल को ही सपोर्ट करना है, और इसका इंडिकेशन, इसका इजहार वो खुलेआम करते हैं, बार बार करते हैं, और कोई कहते हैं ना खुले अल्फाज में करते हैं। तो अब देखिए जनाब, ये कितनी देर में आते हैं, सब लोग मुंतज़िर हैं, और उन मुंतज़िर लोगों में मैं भी शामिल हूँ, जहांज़ेब अली भी शामिल हैं, सदफ अब्दुल जब्बार भी शामिल हैं। तो जहांज़ेब से ज़रा बात कर लेते हैं। भाई ये इंतज़ार की घड़ियाँ कब ख़त्म होंगी जहांज़ेब? देखिए, इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं, और जब आप मुझसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आपने हमारे साथ रहना है, तो मैं इस पर ड्राइव कर रहा हूँ और जा रहा हूँ व्हाइट हाउस की जानिब, क्योंकि वहाँ पर पता लगा है कि जश्न का समय है, और इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा हूँ, और वहाँ पर जाके यकीनी तौर पर आपके साथ एक लाइव सेशन वहाँ से करेंगे व्हाइट हाउस के बाहर से कि वहाँ पर क्या मामला हैं। और ये देखिए, ये जो भी रिजल्ट आया है और जो आ रहा है, इसमें एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि ये सिर्फ व्हाइट हाउस ही काबू नहीं किया रिपब्लिकन पार्टी ने। डोनाल्ड ट्रंप के जरिए उन्होंने सेनेट भी ले रहे हैं और हाउस भी ले रहे हैं। ये अभी मैं एक शो सुन रहा था NPR के ऊपर, काफी बड़ा रेडियो स्टेशन है यूएस के अंदर, तो वहां पर जो कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं तो वो इस बात का दावा कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि ना सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी इस दफा प्रेसिडेंशियल विन की है, बल्कि साथ साथ वो हाउस भी जीत रहे हैं और सेनेट भी जीत गए हैं। और जब ये काम होगा तो आप समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी फैसले में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि सोचा तो ये जा रहा था कि शायद ईवान नुमाइंदगान जो कि हाउस है, अगर वहां पर डेमोक्रेट पार्टी जीत जाती है तो इनके जो बिल्स होते हैं, जो ये फैसले करते हैं, वो उसको नहीं मंजूर करेंगे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को लाइसेंस टू किल मिल गया है, अगर हाउस भी आ गया सेनेट के साथ साथ, कि वो जो करना चाहते हैं, जो वो इस मुल्क में अपने फैसले जो है वो नाफिज करना चाहते हैं, उन पर उसका कोई रोकने वाला नहीं है। तो जहांज़ेब, बड़ी आसानी से अगर कहा जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री हासिल कर ली है, जितनी उन्होंने हमें बताया था कि क्या मुश्किलात हैं, इवन यहाँ तक तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि जीत भी जाएं तो उन्हें सदर नहीं बनने दिया जाएगा। तो इज़ इट अ सरप्राइज फॉर यू एज वेल? जी बिल्कुल, मेरे लिए तो सरप्राइज है, क्योंकि मुझे तो हमेशा से लगता था कि फेवरेट हैं डोनाल्ड ट्रंप ये इंतखाबात जीतने के लिए। लेकिन वही जो दूसरी तीसरी जो एक साजिशों वाली बात ही होती थी, तो महसूस ऐसा होता था कि शायद मुश्किल होगा इनके लिए जीतना, क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है,
और इन्होंने धमकियां दे रखी हैं सबको कि ये आकर सबसे बदले लेंगे, सबको जेलों में डालेंगे। जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमात बनाए, जिन्होंने इनको अदालतों में घसीटा, इनके खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमात बनाए, इनके दोस्तों को, इनके करीबी साथियों को सजाएं दिलवाई, ये इन्होंने कहा उन सबसे बदला लेंगे। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा है ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। और साथ साथ एक और बात यहाँ पर अहम है कि जब बराक ओबामा ने और मिशेल ओबामा ने अपनी तकरीर की थी डीएनसी में, शिकागो में, जब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुआ था, जहाँ पर बाकायदा तौर पर कमला हैरिस को नामजद किया गया था सियासी उम्मीदवार, वहां पर बराक ओबामा ने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। और ये हकीकत है, उनको पता है ये उनके आखिरी 4 साल हैं और अब जो वो काम अपनी गुज़िश्ता मुद्दत में नहीं कर सके थे वो अब वो सारे काम करेंगे। और जो ये बात कर रहे हैं इमिग्रेशन, ये तो सबसे पहला काम होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपने तमाम वादे पूरे करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको अदालतों के चक्रों में फंसा दिया गया था। लेकिन अब जब उनके पास हाउस भी है, उनके पास सेनेट भी है, उनके पास व्हाइट हाउस भी है, तो आप सोचें कि जो अमेरिका का सदर जो पहले ही इतना ताकतवर होता है उसके इतने इख्तियारात होते हैं, उसके बाद जब ये वाला लाइसेंस आ जाएगा कि ना तो कोई हाउस में उनको रोकने वाला, ना ही कोई सेनेट में उनको रोकने वाला, तो बहुत ही खूनख्वार तरीके से जो है वो अब हमलावर होंगे अपने मुखालफिन के ऊपर। और जो इन्होंने वादे कर रखे हैं वो उसको पूरा करेंगे। और मेरे ख्याल से अब जो रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते थे, मेरे ख्याल से उनका आना शायद कल सुबह से ही बंद हो जाएगा। अच्छा, तो बाकी और पॉलिसी शिफ्ट क्या हो सकती है? क्योंकि जाहिर है कि उनकी अपनी शख्सियत, अपनी जगह, वो एक अनऑर्थोडॉक्स शख्सियत के हामिल हैं, लेकिन उससे हटकर पार्टी की उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज जो है रूस और यूक्रेन की वॉर, और सबसे बड़ा चैलेंज दूसरा है गाजा की सिचुएशन। ये वो मामला है जिस पर उन्हें भी मालूम है कि इस मामले पर जो है उनको काफी सपोर्ट मिली है, क्योंकि लोग जंगे नहीं देखना चाहते। अमरीकी नहीं चाहते कि उनका जो टैक्स मनी है वो, उनके अरबों डॉलर्स जो है वो यूक्रेन की जंग की आग में धकेले जाएं। और वो तो ये कह चुके हैं, वो तो ज़ेलेंस्की की बड़ी जो है उनकी काफी तबीयत भी साफ की थी लास्ट टाइम उन्होंने उनसे ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी यहाँ पर। तो ये दो बड़े चैलेंजेस हैं आलमी सतह के ऊपर, और मकामी सतह पर भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो 8 साल पिछले 8 साल के अंदर जिस तरीके से बाइडेन इंतजामिया ने जो है तब्दीली लाने की कोशिश की यहाँ पर, जहाँ इनके लोग थे खासतौर पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर, वो अब दोबारा काम शुरू होगा। इन्होंने तो पब्लिक चार्ज रूल लागू किया था अपने दौर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो शख्स भी ऐसा जो लीगली तौर पर भी आया है इस मुल्क के अंदर और उसने कोई भी हुकूमती इमदाद ली है, कोई भी सहूलियत ली है मुफ्त, या कोई राशन कार्ड लिए हैं, उनको ग्रीन कार्ड तक नहीं दिए जाएगा। तो अभी ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए मसला नहीं है, जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए भी जिंदगी और जमीन तंग हो जाएगी अमेरिका में अब। और कमला हैरिस के साथ क्या हुआ? कहाँ पे आप समझते हैं कि उनकी पॉलिसीज अपील क्यों नहीं कर सकी लोगों को? ठीक है, उन्होंने ज़ाहिर है वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारे सवालात लोगों ने उनसे पूछे कि जो अभी आप वादे कर रही हैं आपने उस सारे अरसे में वो सब क्यों नहीं किया, लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ अप्रोच के साथ भी आई थी। तो उनके साथ क्या हुआ? देखिए, कामला कोई शी वाज नॉट ए वेरी गुड कैंडिडेट। ठीक है, अच्छी कैंडिडेट थी, कोई अच्छी कैंडिडेट, और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंसी का जो दौर रहा था उसमें भी कोई उन्होंने ऐसा कोई खातिर खा जो है वो काम या कोई ऐसे इकदाम नहीं किए। हालांकि खैर वाइस प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात महदूद होते हैं, लेकिन फिर भी कोई रॉक स्टार किस्म का वाइस प्रेसिडेंट होता तो वो अपनी शनाख्त बनाता है, कुछ ऐसे काम करता है कि जिससे उसकी शख्सियत बदलती है। तो उनको इस हवाले से काफी जो है चैलेंज था ये बहुत बड़ा। और जो भी इनके लिए कैंपेन चली और जो भी इनके लिए वोटिंग हुई है वो तो डेमोक्रेट पार्टी और डेमोक्रेट की जो पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भरपूर किस्म की इनके लिए कैंपेन चलाई। और कई लोगों जो नाराज थे इस फैसले के ऊपर, कमला हैरिस को लाने के ऊपर, उनको मनाने के लिए भी जो है डेमोक्रेट पार्टी ने बहुत ज्यादा कोशिश की। तो कोई इतनी अच्छी चॉइस नहीं थी कि कहा जाता कि बहुत मकबूल थी अमेरिका के अंदर। और फिर देखिए, अगर जो बाइडेन होते जहां से, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से डेमोक्रेट पार्टी का बड़ा गलत फैसला था कमला हैरिस को सामने लाने को। और ऐसे में कि जब बाइडेन जो है वो पीछे नहीं हटना चाह रहे थे, उनको जबरदस्ती डेमोक्रेट पार्टी ने पीछे हटाया। वो ये कहते थे कि सिर्फ वही ऐसे रहनुमा है, और ओबामा भी इस बात से मुत्तफिक थे, क्योंकि लीडरशिप का तो फुकदान है डेमोक्रेट पार्टी में बहुत ज्यादा। और उसको यही कहा जाता था कि अगर जो है बाइडेन ही वही कैंडिडेट है जो कि ट्रंप को हरा सकते हैं, तो इस पे चांस। और आखिरी लेकिन जाजेब इसके अंदर एक चक्कर ये है कि वहां पर ये राय भी थी कि ये जो कमला हैरिस को शिकस्त हुई है ये बाइडेन जो इंतजामिया है उसकी पॉलिसीज़ की वजह से हुई है।
ये डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसी रही है रिगार्डिंग द गज़ा वॉर और बाकी जो यूक्रेन के अंदर जो उन्होंने किया, या जिस तरीके से फ्लड इफेक्टिव्स को जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, ये उसकी बुनियाद पर ये सारा कुछ हुआ है। और अगर वो भी ये भी कहते हैं कि अगर बाइडेन होते तो फिर तो बिल्कुल भी चांस नहीं था। यू रिमेंबर द फर्स्ट डिबेट। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए उन्होंने जो फर्स्ट डिबेट की थी, उसके बाद वाकयात इतने ज्यादा हुए थे कि चलते चलते सीढ़ियों से गिर जाते थे और किसी को मेडल देते हुए किसी और तरफ चले जाते थे, स्टेज पे से कहीं और चले जाते थे। वो उम्र ऐसी हो गई उनकी कि वो उस मामले में फंस गए। लेकिन मसला ये है ना कि उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट भी तो ऐसा आता, जैसे मिशेल ओबामा का नाम लिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि शायद मिशेल ओबामा, लेकिन मिशेल ओबामा जो है वो रजामंद नहीं हुई ये इंतखाब लड़ने के लिए, तो चॉइस ही कोई नहीं थी डेमोक्रेट पार्टी के पास। तो ये बात आपकी ठीक है, उनकी डेमोक्रेट पार्टी की पॉलिसी से अमरीकी अवाम का बड़ा तबका नाला था, लेकिन साथ साथ कैंडिडेट भी मैटर करता है। कैंडिडेट कोई इतने स्ट्रांग नहीं थी। एक वक्त था जब ये लग रहा था कि शायद शी इज द बेस्ट। रॉबर्ट कैनेडी ने जो शिफ्ट किया, क्या आपको लगता है उसने भी बड़ा असर डाला वोटर्स पर? उनके भी बड़े सपोर्टर्स थे। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी। रॉबर्ट कैनेडी ने भी अपनी सपोर्ट जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ शिफ्ट की, तो आपको लगता है उसने भी लोगों की ओपिनियन बहुत हद तक चेंज की? मेरा नहीं ख्याल, मेरे जाती शख्स में ये कोई बड़ी वजह नहीं है। इससे बड़े बड़े इतने मामला, इतने इश्यूज हैं कि जिस पर जो है अमरीकी अवाम काफी डिवाइडेड है। तो बहरहाल अब लेकिन अब ये है कि आगे का जो मामला है वो बड़ा खतरनाक है कि वो अब किस तरह होगा। लेकिन खैर तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था थोड़ी देर पहले, वो तो खूब खुशियां मना रहे हैं। अच्छा। और उनको लग रहा है कि शायद कोई कुछ पाकिस्तान के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। खैर छोटी मोटी शायद कोई स्टेटमेंट आ जाए, अभी भी नहीं, वो भी काफी अरसे के बाद। उसके लिए भी बड़ी लॉबिंग करनी पड़ेगी इन्हें। देखिए लॉबिंग तो बहुत जबरदस्त की भी है इनसे पहले, इस बात को तो क्रेडिट देना पड़ेगा तरीके इंसाफ वालों को, उन्होंने लॉबिंग तो बहुत जबरदस्त की है। लेकिन उन्होंने देखिए अमरीकी कांग्रेस से करारदाद भी मंजूर कराई थी। और ये भी एक बात इसमें अहम है कि इसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो ज्यादा मेंबर हैं वो काफी ज्यादा उनको इन्वॉल्व किया था तरीके इंसाफ के लोगों ने यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जब ये इस पर इल्जाम लगा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि इन्होंने साजिश की है और इमरान खान को हटाया, तो स्टेट पार्टी तो हमेशा से ये कहता है कि नहीं उनका कोई किरदार नहीं था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर थे बोल्टन, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस साइफर की जो है तहकीकात होनी चाहिए कांग्रेसनल सतह के ऊपर। अच्छा। और इसका जवाब देना पड़ेगा बाइडेन इंतजामिया को। अगर ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो काफी मुश्किल हो सकती है यहाँ पर, और हो सकता है कि ये मामला खोला जाए मुखालिफिन को। पीटीआई पाकिस्तान से ताल्लुक कैसे रहेगा? जो बाइडेन की इंतजामिया की बात करें, याद है जब पीटीआई इक़्तिदार में थी, बड़ी फ़ोन कॉल्स जाया करती थी यहाँ से और वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं होता था। तो कोई पाकिस्तान के हवाले से ओवरऑल शिफ्ट हमें नजर आएगा डोनाल्ड ट्रंप में? मेरे ख्याल से फौरी तौर पर तो आप वाले से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कोई बड़ा कोई पॉलिसी शिफ्ट आएगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का उस वक्त मामला था अफगानिस्तान के हवाले से, वो तो आपका खत्म हो चुका है और अभी कोई पाकिस्तान की कोई इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। और ट्रंप वो वाहिद कैंडिडेट थे, वो वाहिद प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताबून मुअत्तल किया था। आपको याद है कि इनका झगड़ा हुआ था ट्विटर पे इमरान खान के साथ, इन्होंने एक ट्वीट की, फिर इमरान खान ने ट्वीट की, फिर उन्होंने ट्वीट की, लेकिन जब वो मिले तो फिर बगलगीर हो गए इनके आपस के। तो एक हल्का फुल्का ताल्लुक खान साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप सिक्योरिटी फंड की मद में रकम थी, उसको रोकने की भी इन्होंने बात की थी, आई रिमेंबर इस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज अभी ये बताइएगा जहांजेब कि ये आपसे भी हमारी बात हुई थी और जो भी लोग थे वो ये कह रहे थे कि जो कुछ होगा वो सुबह तक होगा, यानी कि सिचुएशन सुबह क्लियर होगी या उसके बाद इसमें टाइम भी लग सकता है, दिन भी लग सकते हैं। अभी ये जितनी जल्दी ये सिलसिला रैप अप हुआ है कंपैरेटिवली, तो अभी हम काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं और ज़ाहिर है देख रहे हैं कि वो कब ट्रंप आके इस हवाले से ऐलान करते हैं अपनी फतह का या क्या बात करते हैं। तो इसमें काफ़ी वक्त लग रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी ये सारा नतीजा निकल आएगा? देखिए इस दफ़ा जो ट्रंप की जो सियासी चालें हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं, जो इंतखाबी नताइज के हवाले से हैं, क्योंकि वो हमेशा से जज्बाती और सब्र जरा उनके अंदर कम है और बयानबाजी करने को उनको बहुत शौक है। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने पेशेंस दिखाया, जिस किस्म की वो, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको भी पुराने वक्तों में ये एहसास हुआ होगा कि उनकी जो बातचीत है और उनके कुछ फैसलों की वजह से वो थोड़े गैर मकबूल हुए, उनको काफी तनकीद हुई है। मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा उनको डिफरेंट प्रेसिडेंट देखे इस मरतबा
और शायद वो कुछ अपनी गलतियों से सबक सीखें, क्योंकि 2020 के भी जब इंतखाबात वो हारे थे उस वक्त भी उनके सपोर्टर्स ये कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जबान, अपने मूड और अपने दिमाग की वजह से इलेक्शन हारे। अगर वो अपने थोड़ा सा अपने आप को बुर्दबार रखते, थोड़ा सा अपने आप को हम्बल रखते तो शायद वो 2020 का इंतखाब ही ना हारते। तो मेरे ख्याल से शायद ही लर्न सम लेसन्स। चले जी, उन्होंने हिस्ट्री बनाई है, देखे ना, ग्लोवर क्लीवलैंड के बाद दूसरी शख्सियत हैं जो गैर मुतवातिर टर्म्स में जीत सके हैं। फिर दूसरा ये है कि आप ये देखें कि कन्विक्टेड होने के बावजूद वो सदर बन चुके हैं, तो ये काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। जिस तरह के बयानात वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, डीप स्टेट, एक ये नारा CIA के हवाले से भी वो अपने कल तक जो हमने उनके बयानात सुने कि मुझे जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और एक वक्त था जब आप ये देखिए कि उनके घर पे छापे मारे जा रहे थे, चीज़ें उनके कन्फिस्केट, डॉक्यूमेंट्स जो है FBI ने कन्फिस्केट किए थे। और कैपिटल हिल का वो जनवरी वाला मामला अपनी जगह, तो सबसे बदले लेंगे इशफाक भाई, वो सबसे बदले लेंगे। वो ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने मेरे खिलाफ ये मुकदमात बनाए, जिन्होंने ये मेरे ऊपर इल्जामात लगाए मेरे लोगों। तो अब हम बदले की सियासत देखेंगे, अब सारे मुखालिफिन को चुन चुन के सबसे बदले लेंगे वो आके। बिल्कुल साहब, ऐसे ही, और वो है भी ऐसे ही बिल्कुल, और वो ये करके भी दिखाएंगे। मुझे तो इस बात में कोई राय नहीं है कि जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। और वो तो हमेशा से कहते रहे कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, तो कोई केस ऐसा नहीं है जो इस वक्त उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सके। सदर को इम्यूनिटी हासिल होती है। देखिए मुश्किल उनके लिए क्या होगी, जो व्हाइट हाउस का भी जिसके काबू में आ गया है, हाउस भी और सेनेट भी, उसके लिए अब क्या मुश्किल होनी है। और ये तो वो बंदा जिसने रिपब्लिकन पार्टी को दोबारा से जिंदा किया है। रिपब्लिकन पार्टी तो बिल्कुल जो है वो पीछे जा चुकी थी। ट्रंप ने आके जिंदा किया रिपब्लिकन पार्टी को, 2016 के इंतखाबात जीते। और फिर जिस तरीके से आप ये देखिए ना कि बैठे नहीं है आराम से, अदालतों में भी गए हैं, मुकदमात का भी सामना किया है, कातलाना हमले भी हुए। एक वैसे है तो बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी, डोनाल्ड ट्रंप की भी इंटरेस्टिंग शख्सियत है और एक इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। चली हुई है जहां से दुनिया में एक पॉपुलर लीडर की उसको सारे बॉक्सेस को चेक भी कर रहे थे। वो भले पॉपुलर लीडर किसी भी तरह के बयान दे, एक ब्लाइंड फॉलोइंग होती है उनकी, और बिलाकर वो जीत भी गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बताऊं, बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए जाज़िब, हम आपको यहाँ पर अभी रोकेंगे थोड़ा। ब्रदर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। ज़ाहिर सफारतकार हैं और बड़ा तजुर्बा रखती हैं। मलिहा साहिबा, अब फाइनल हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप विल बी द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कितना आसान या कितना मुश्किल था उनका सफ़र, कैसे सम अप करेंगी आप? मेरे ख्याल में पहले तो हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि ट्रंप के लिए एक क्लीन स्वीप हुई है। उनकी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ने क्लीन स्वीप की है इस इलेक्शन में। ना सिर्फ उन्होंने व्हाइट हाउस जीता है, इसके अलावा सेनेट भी जीत चुके हैं वो, और लगता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनकी लीड है और वो भी जीत जाएंगे। पहले तो ये कि इससे ट्रंप बहुत ही पावरफुल सदर बनेगा। उसके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर हो, दोनों हाउसेज उसके साथ होंगे और उसको वो व्हाइट हाउस का ऑक्यूपेंट नया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो उसकी पॉलिसीज क्या होंगी। तो ये तो अभी कुछ अर्सा लगेगा ये चीज जाहिर होने में, इसलिए कि जैसे आपको मालूम है सदर की इनॉग्रेशन तो जनवरी में होती है, तो अभी 2-3 महीने बाकी है। तो इस दौरान शायद वो अपनी पॉलिसीज को आर्टिकुलेट करें, उनको बयान करें, फिर उससे हमें अंदाजा होगा। लेकिन इसके हवाले से पॉइंटर्स तो देते रहते हैं। वो जाहिर है कि अपना एक मैनिफेस्टो, अपना एक इरादे बयान करते हैं कि मैंने ये करना है आके, जिस बारे में जाज़िब भी हमारे ब्यूरो चीफ हैं इशारे दे रहे थे। तो उससे हट के कुछ हो सकता है? किस चीज पे, कौन से इशू पे? जैसे वो बयानात दे रहे थे, मिसाल के तौर पर उन्होंने इजराइल को कहा कि जंग बंदी करो, फिनिश इट ऑफ, या जो भी स्टेटमेंट दिया जिसको डेमोक्रेट्स भी काफ़ी हाईलाइट कर रहे थे। फिर जिस तरीके से जिन लोगों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि वो उनके खिलाफ थे, उनको सीधा करने से मुतालिक, इंतकामी कार्रवाइयों से मुतालिक और बहुत सी चीज़ें हैं, इमिग्रेंट्स से मुतालिक, ये तो बातें ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो अब मज़ीद भी कुछ सोचेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो ये कि उन्होंने जिस इशू लगता है, जिस इशू पे उन्होंने इलेक्शन जीता है, वो है एंटी इमिग्रेशन। जी। उस पे हमें देखना होगा कि वो कौन सी पॉलिसीज लेके आते हैं, नई रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाते हैं, कौन सी बंदिशें इम्पोज करते हैं इमिग्रेशन पे। उसके अलावा मेरा ख्याल है ये बात भी सामने रखनी चाहिए, सारा फोकस ट्रंप पे है, लेकिन ये भी रखना चाहिए हमें सामने कि दूसरी तरफ कैंडिडेट बहुत कमजोर थी वो। एक तो ये कि ऑलमोस्ट लास्ट मिनट पे उसको नॉमिनेट किया गया,
बाइडेन ने विड्रॉ किया और फिर कामला हैरिस को उनकी पार्टी ने नॉमिनेट किया। तो उससे भी जाहिर है एक चीज सामने आती है, वो ये कि दूसरी पार्टी वाकई बहुत ही कमजोर थी और वो कन्विंस नहीं कर पाई लगता है। साथ साथ हमें ये भी मेरा ख्याल एक्नॉलेज करना चाहिए कि अमेरिका एक बहुत ही डिवाइडेड मुल्क है, बहुत पोलराइज्ड है, और ट्रंप जिस किस्म की पर्सनैलिटी और जिस किस्म की लीडरशिप उसने पहले भी दिखाई, वो तो अमेरिका को मजीद और पोलराइज करेगा। अच्छा, वो अमेरिका को यूनाइट नहीं करेगा, वो फर्दर डिवाइड करेगा। उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। फिर जैसे आपने भी जिक्र किया इंतकामी कार्रवाई, वो भी देखना होगा कि उसने कहा जरूर है ये कि जो मेरे खिलाफ थे मैं उनके साथ डील करूंगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी फिलहाल। नहीं जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर तो एक डिफरेंट चीज होती है ना। आप हमारे मुल्कों से तो ना कंपेयर करें उन्हें। उनके पास इंस्टीट्यूशंस है, तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक लीडर से नहीं आती ना उनकी, तो वो भी हमें सामने रखना पड़ेगा। मैं तो पोलराइजेशन कर रही हूँ। पोलराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो अनस्टेबल हो जाएंगे, पोलराइजेशन का मतलब है कि वो डिवाइडेड रहेंगे। अभी भी डिवाइडेड है, पहले भी डिवाइडेड थे। तो वो डिवीजन जो है या पोलराइजेशन है वो कंटिन्यू करेगी। स्टेबिलिटी का तो बहुत ही, यानी कि आज से अगर हम कह दें कि वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है। अच्छा मलिया साहिबा, एक चीज़ बताइए कि अभी आपने कहा कि कैमला हैरिस एक कमज़ोर कैंडिडेट थी, लेकिन जो डेमोक्रेट्स थे वो ये कह रहे थे, और क्योंकि हमने जो मकबूलियत देखी और फिर राय आमा के जो जायज़े थे उसमें भी हम दिखा रहे थे कि कैसे उनको सबकत हासिल थी, और फिर वो ये भी कह रहे थे कि जी हमें बाइडन के साथ तो हमारा चांस ही नहीं था, लेकिन कैमला ने हमें एक चांस दिया है कि वी कैन फाइट एंड वी कैन विन। और ये इलेक्शन पोलिंग से पहले तक की ये राय थी, तो वो किस बुनियाद पर थी? लेकिन आप देख ले फिर हुआ क्या। जाहिर है उनकी कैलकुलेशन सारी गलत थी ना। अगर वोटर्स ने इनको जिताया नहीं तो उसका क्या मतलब है? उसका तो मतलब है ना कि शी फेल्ड टू कन्विंस वोटर्स, शी वाज अ वीक कैंडिडेट। उसकी पॉलिसीज भी कोई खास में दम नहीं था। मैंने तो कोई खास ऐसी चीज नहीं देखी जिसमें कि मैं कह सकूं कि उसकी बड़ी अपील है, बिकॉज उसने ये स्टैंड है। हाँ, उसने इमिग्रेशन पे स्टैंड लिया, उसने अबॉर्शन पे लिया, लेकिन लगता यही है कि वोटर्स जो थे उनका रुझान दूसरी तरफ ज्यादा था। लेकिन उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि डोनाल्ड ट्रंप आकर मजीद तकसीम की सियासत करेंगे, आकर मजीद जो है वो पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी। और अभी हमें मालूम ये पड़ा है जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उनमें से 4 में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए। तो मलिहा साहिबा, ये क्या ट्रेंड हमें बता रहा है? स्विंग स्टेट्स जो है ज़ाहिर उनके बारे में श्योरिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता किसको वोट देंगी, 7 में से 4 डोनाल्ड ट्रंप को चली गई है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये बड़ा पावरफुल प्रेसिडेंट होगा, इसलिए कि इसके पास दोनों हाउसेज ऑफ कांग्रेस इसके पास है। नॉर्मली जो सदर होता है उस पर काफी चेक रहता है, एक ना एक हाउस का। इस पे उस तरह का कोई चेक नहीं होगा। और फिर ये कि ये एक बड़ी डोमिनेटिंग और डोमिनेरिंग पर्सनैलिटी है। ये कोई खास किसी की सुनता भी नहीं है। टीम को आपको मालूम है, उसकी जो पहली टर्म थी उसमें अपनी टीम को रद्द बदल सारा वक्त करता रहता था, चेंज करता रहता था अपनी टीम मेंबर्स को। तो यू नो वी आर लुकिंग एट अ लीडर जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप लोग चाहते हैं कि हम कोई ऐसी किस्म की पेशगोई करें एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि प्रिडिक्टेबल है ही नहीं, वो नामुमकिन है। तो पाकिस्तान, अगर हम अपनी ऐनक से देखें इस वक्त अमेरिका को, तो हमें वैसे क्या सूट करता था मलिहा साहिबा, या हमारे लिए जो भी आता उसकी पॉलिसी एक ही थी? ये वाकई मुझे ये सवाल समझ ही नहीं आया। ये पिछले 2 दिन से ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, हमें क्या मतलब सूट करना, इसका क्या मतलब है? लेकिन इसके अंदर मैंने आगे भी ये बात कर दी ना कि जो आएगा उसकी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए एक ही रहेगी। अमेरिका अपने मुफाद के मुताबिक चलता है। उस मुफाद में इस वक्त पाकिस्तान की कोई खास अहमियत नहीं है। चाहे वो कामला हैरिस होती या चाहे वो ट्रंप है, पाकिस्तान अमेरिका की टॉप प्रायोरिटीज में नहीं है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, और अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारी कोई पॉलिसी नहीं होगी। उनकी तरजीहात में चाइना है, उनकी तरजीहात में यूक्रेन, नेटो, यूरोप, भारत, मिडल ईस्ट, गाजा,
इजराइल, ये तरजीहात है, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो ये सवाल करना कि जी कौन सूट करता है, मेरा ख्याल है ये इलेक्शन हमारे बारे में नहीं था। और ये पिछले 3-4 दिन से जो टीवी कवरेज चल रही है हमारे मुल्क में, तो लगता है कि इलेक्शन हमारे बारे में था। ये तो अमेरिका के बारे में। ज़ाहिर हम समहाउ उससे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ाहिर अमेरिका की जो पॉलिसीज़ होती हैं बड़ा मैटर भी करती हैं दुनिया भर की, अगर हम बात करें तो इसलिए हम पाकिस्तान के लेंस से देखना चाह रहे थे। आप गाजा में कुछ तब्दीली होते देख रही हैं सूरत हाल में? देखिए, ट्रंप जो है वो बाइडेन से भी ज्यादा प्रो इजराइल है। उसके अपने पर्सनल ताल्लुकात भी हैं उसके नेतन्याहू से, उसके सन इन लॉ के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं नेतन्याहू के साथ। तो ये अगर आप सामने रखें और फिर उनकी स्टेटमेंट देखें जहां उन्होंने कहा है कि भी मैं तो जंग नहीं चाहता, कहीं भी नहीं चाहता और यहाँ भी नहीं चाहता, तो देखना ये है कि फिर वो किस तरह से अगर ये जंग का खात्मा चाहता है तो किस तरह से करेगा, किन टर्म्स पे करेगा। देखिए, जंग का खात्मा तो कहना बड़ा आसान होता है, मगर अगर आप टर्म्स एक ही साइड की को बेस बनाते हैं तो फिर उस जंग के खात्मे का फायदा तो सिर्फ एक ही पार्टी को जाता है। ज़ाहिर है वो यूज़ ऑफ पावर की भी बात करते रहे, वो इस सिनेरियो में भी अगर हम थोड़ा उनके डिकोड करने की कोशिश करें उनके बयान को कि इसराइल को बहुत पहले खात्मा कर देना चाहिए था, हमास का, इन सब का, इस तनाजुर में वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे। देखिए, कैंपेन में तो ये भी तो कोशिश होती है ना कैंडिडेट की कि वो हर हलके को खुश रखे। और ट्रंप ने तो वाकई कोशिश तो की थी उसने कि जो मुसलमान वोटर्स हैं उनको मोबिलाइज करें, बल्कि उसको 1-2 स्टेटमेंट्स भी थी एक आध स्पीच में, जब उसने कहा कि मुसलमान तो चाहते हैं, वो तो जंग के खिलाफ है, मुसलमान तो बहुत पुरअमन लोग हैं। तो ये बातें तो उसने कही है, लेकिन हमें तो देखना है कि जब इक़्तिदार में आएगा तो वो करेगा क्या। तो इस तरह की पेशगोई करना तो मेरे लिए तो कम से कम कोई रियलिस्टिक चीज नहीं है। मैं तो एक तजिया निगार हूँ, तो मैं तो ऐसी बात नहीं कर सकती जो कि मैं नजूमी तो नहीं हूँ। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बलिया लोधी हमारे साथ मौजूद थी और वो अपनी राय का इजहार ज़ाहिर कर चुकी हैं और सही कह रही हैं कि वो कोई नजूम अभी से प्रेडिक्ट कर सकें, लेकिन साथ ही ये कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। तो अब क्या हो सकता है? जांजेब की तरफ चलते हैं क्योंकि हम सब की नज़रें अब फ्लोरिडा पर हैं और वहाँ पर जी क्राउड भी मौजूद है, स्टेज भी सज गया है और डोनाल्ड ट्रंप जीत भी गए हैं। तो किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है जांजेब? शायद उनको यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मामला निमट जाएगा। जांजेब, मेरे ख्याल से विक्ट्री स्पीच जो है वो तैयार हो रही, और विक्ट्री स्पीच वो क्या लिख रहे हैं ये तो उनको उनके करीबी मुशीरों को ही पता होगा। और इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब मौजूद हैं वहाँ पर उनके जो बड़े बड़े सपोर्टर्स, उनके डोनर्स, वो सब भी वहाँ पर जमा है। और जो विक्ट्री स्पीच अब तैयार की जा रही है उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको बताया था कि उनकी कैंपेन की जानिब से ये कहा गया था कि शॉर्टली, थोड़ी देर में ही जो है वो अपना एक वीडियो बयान जारी करेंगे, लेकिन अभी वो थोड़ी देर, काफी देर में बदली जा चुकी है। इसका मतलब है कि यकीनी तौर पर जो वो अपनी विक्ट्री स्पीच देना चाह रहे थे या वीडियो बयान देना चाह रहे थे उसमें बड़े पैमाने पर चेंजेस की जा रही होंगी। हो सकता है शायद वो पूरी कौम को मुतहद करने की बात कर दें, शायद वो लोगों के साथ अमन और कोई पूरा, क्योंकि जैसे भी मलिया भी बात कर रही थी, डिवाइडेड है पूरा कंट्री, फ्रैक्चर्ड नेशन है इस वक्त अमेरिका। हर कौम में, हर मजहब के जो हर कौमों के मुख्तलिफ लोगों के लोग हैं यहाँ पे, वो सब डिवाइडेड हैं, मुसलमान हो या अफ्रीकन अमेरिकन हो, लैटिनोस हो या और कौमें तो जो यहाँ बसती हैं, बहुत ही डाइवर्स है अमेरिका, आपको मालूम है। तो देखते हैं कि बड़े मैटर करती है उनकी विक्ट्री स्पीच जो भी वो करेंगे। और इससे पहले जहाँ जेब हम बात कर रहे थे, मलिहा साहिबा ने भी इस तरफ इशारा किया था कि जिस तरह से उन्हें अक्सरियत मिल गई है सेनेट में, हाउस में, तो जो सारे चेक्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, बड़े पावरफुल किस्म के प्रेसिडेंट होंगे वाइट हाउस में। मैंने बिल्कुल आपको ये कहा था, लाइसेंस टू किल है ये लाइसेंस टू किल है भाई, जो मर्जी करें, कोई चेक नहीं, कोई कुछ नहीं। और होता तो ये था कि सदर कोई फैसला करता था तो जो दूसरी पार्टी अक्सरियत में होती थी सेनेट में या ईवानी नुमाइंदगान में, तो वो बिल ही पास नहीं करती थी। हत्ता कि कोई किसी एम्बेसडर को भी लगाना है तो दूसरी पार्टी तंग करने के लिए वो नामजदगी को भी 6-6, 7-7, 8 महीने लटकाए रखती थी। ये हुआ
ट्रम्प के पहले दौर के अंदर जब ये इस तरह की नामजदगियां करते थे और ये कहते थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मैंने तो फलाना बंदा नामजद किया हुआ है, वो वहां से वो उसको जो अप्रूव ही नहीं किया जा रहा था इनकी जानिब से। अच्छा, तो ये मामला थे बड़े। जी तो अब तो कोई मसला ही कोई नहीं ना, अब तो वो यहाँ से व्हाइट हाउस से ऑर्डर किया और वहाँ से वो अप्रूवल मिल गई। तो ये तो अब एक चीज़ ये बताइए कि ये एलन मस्क का नाम तो दे दिया कि चलें जी ये कैबिनेट का हिस्सा होंगे, बाकी कुछ नाम सोचें? अभी तो खैर जनवरी में खासा वक्त है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी लोग कैंपेनिंग इस हवाले से भी कर रहे होंगे, लॉबिंग कर रहे होंगे, तो कुछ नाम वगैरह सामने आए हैं जो मुमकिन सकते हैं? अभी इट्स टू अर्ली, लेकिन फिर भी देखिए इनका जो पहला दौरे इक़्तिदार था उसमें भी इन्होंने अपने दोस्तों को खूब नवाजा था। जो इनके करीबी दोस्त थे, जो इनके सपोर्टर थे, उनको उन्होंने खूब नवाजा था, जिनमें से तकरीबन कई अफराद को तो इन्होंने खुद से फायर कर दिया था, फायर कर देते थे। किसी के साथ इनकी बात नहीं बनती थी, कोई इनकी गुफ्तगू नहीं सुनता था या उनको कोई मशवरा ज़्यादा देने की कोशिश करता था तो वो उसको फौरन हटा देते थे। और उसकी मिसाल जॉन बोल्टन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टिलरसन है जो कि सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा थे अमेरिका के। इसके अलावा कई जनरल्स हैं जो जिनसे इनकी गुफ्तगू जो मंजर आम पर आई थी, ये तो गंदे गंदे अलकाब से पुकारते थे और गंदी ज़बान भी इस्तेमाल करते थे अपनी मीटिंग्स के दौरान। तो वो ये सब चीज़ें हैं कि इस दफ़ा कहा जा सकता है कि एक मरतबा फिर ये शायद अपने करीबी दोस्तों को और जिन्होंने इनकी कैंपेन में इनकी मदद की उनको नवाजेंगे। देखें इलॉन मस्क का नाम तो सबसे पहले सामने आया है, वो खुद भी कह चुके हैं कि वो उनको मैं अपनी काबीना का हिस्सा बनाऊंगा। और जिस तरीके से जंगों में जाकर इलॉन मस्क ने ट्रम्प के साथ पूरी भरपूर कैंपेन चलाई है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं इनकी कैंपेन के ऊपर, तो ये यकीनी तौर पर जो इनकी मेरे ख्याल से जो फर्स्ट काबीना होगी, जब भी, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत कबल वक्त है इस पर कोई बात करना, लेकिन मेरे ख्याल से करीबी दोस्तों को और अपने करीबी सपोर्टर्स को जिन्होंने जो उनको ये नवाजेंगे, ये है इनका देखा गया है, इनका पिछला दौर है। और अगर हम डेमोक्रेट पार्टी की बात करें तो उनके लिए बड़ा सेटबैक भी है। दूसरे ये कि जो एक्सपेक्टेशंस थी, आई थिंक ओबामा के बाद कोई ऐसा कैंडिडेट वो सामने नहीं ला सके सिवाय हिलरी क्लिंटन के, और हिलरी क्लिंटन की भी बिकॉज उनकी जो हिस्ट्री रही है और डेमोक्रेट्स की जो हिस्ट्री रही है दुनिया में जंगें शुरू करने के हवाले से, वो भी बड़ा एक सेटबैक रही है। तो डेमोक्रेट्स को अब क्या सेंस है वहाँ पर इस शिकस्त के बाद? देखिए डेमोक्रेट पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी यही थी कि लीडरशिप का फुकदान था। ओबामा के बाद तो कोई